वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी दर्शु विनायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यानी कि यहाँ पर लगभग आपको 15-16 आपका प्रैक्टिस सेट है 125 श्रृंखला का। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट होता है दोस्तों। अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। और यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, किस पद्धति में संचार कार्यकर्ता किसी वस्तु के व्यवहार के तरीके बताते हैं? तो यहाँ पर संचार कार्यकर्ता किसी वस्तु के व्यवहार के तरीके कैसे बताती हैं? पद्धति प्रतिपादन करके या परिणाम प्रतिपादन करके या दोनों या फिर कोई भी नहीं। तो यहाँ पर संचार कार्यकर्ता किसी वस्तु के व्यवहार के तरीके को प्रतिपादन करके और परिणाम प्रतिपादन करके दोनों ही बताती हैं, यानी कि आपका सी आंसर इस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है साबुन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तारपीन तथा मिट्टी का तेल। तो पेंट आदि के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए जो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है आपका तारपीन तथा मिट्टी का तेल किया जाता है। सी आंसर इस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, धूल एवं चिकनाई मिलकर बन जाती हैं गंदगी, मिट्टी, मैल या अनावश्यक पदार्थ। तो यहाँ पर धूल एवं चिकनाई जो आपका मिलकर के बनता है वो मैल बनता है। सी आंसर इज राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए 20 से 25 सेमी, 15 से 20 सेमी, 25 से 30 सेमी या फिर 10 से 5 सेमी। तो कैंची की लंबाई आपकी 20 से 25 सेमी होना चाहिए। ए आंसर इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं कच्चा टाका, तिरछी कच्ची सिलाई टाका या हेमिंग टाका या सम कच्चा टाका। तो यहाँ पर सिलाई करते समय अस्तर का जब कपड़ा हम जोड़ते हैं आपने देखा होगा सुई के एक इकेरे धागे से सुई हल्का सा मतलब लंबे लंबे टेवे लगा देते हैं। तो यहाँ पर सम कच्चा टाके का हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ पर डी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम या चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की चेस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि चेस्ट सिस्टम विधि का प्रयोग किया जाता है। ए आंसर इज राइट हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट है आपका, कपड़ा काटने का उचित स्थान है हाथ में लेकर, मेज या पटरे पर फैलाकर, गोंद में रखकर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कपड़ा काटने का उचित स्थान जो माना जाता है आपका मेज या पटरे पर फैलाकर माना जाता है। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं पेंसिल का, खड़िया का, मिल्टन चौक का या कुछ भी नहीं। तो कटाई से पहले हम मिल्टन चौक का प्रयोग करते हैं, कपड़े पर मिल्टन चौक का चिन्ह लगाते हैं। सी आंसर इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। 5 वर्ष की बालिका के बेबी फ्रॉक बनाने में कपड़ा लगेगा। बेबी फ्रॉक बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? तो 50 सेमी, 5 मीटर, 3 मीटर या 1.25 मीटर। तो यहाँ पर आपका 1.25 मीटर कपड़ा एक 5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने में लगता है। तो यहाँ पर आपका 9 का सी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलाई किट बॉक्स में निम्नलिखित में से एक वस्तु नहीं आ सकती है। तो सिलाई किट में आप फीता रख सकते हैं, कैंची रख सकते हैं, मिल्टन चौक रख सकते हैं, परंतु सिलाई मशीन नहीं आ सकती है सिलाई किट में, क्योंकि सिलाई मशीन काफ़ी बड़ा होता है। तो आपका सी आंसर 10th का सी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग में शरीर का टेम्परेचर हो जाता है। मलेरिया रोग में कितना टेम्परेचर हो जाता है बॉडी का? तो मलेरिया रोग में आपका 110 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। और नॉर्मल की अगर हम लोग बात करें कि आपकी नॉर्मल बॉडी यानी कि सामान्य शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, तो 98.80 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि मलेरिया रोग किससे, जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है, कौन से जीवाणु से होता है? तो मलेरिया रोग आपका नर मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है, नर मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा आपका मलेरिया रोग होता है। तो यहाँ पर 11th का डी आंसर इज राइट हो जाएगा। प्रतिजैविक औषधि है एस्पिरिन, एलंजीन या स्ट्रेप्टोमाइसिन या थायरोक्सिन। यहाँ पर प्रतिजैविक
औषधि की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका सी आंसर इज राइट हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है प्रतिजैविक औषधि होती है। वायु द्वारा फैलने वाला रोग है काली खांसी, पेचिश, खसरा, खूनी पेचिश। तो यहाँ पर वायु द्वारा फैलने वाला रोग जो होता है आपका खसरा होता है, और ये मोरविलोसा जो आपका विषाणु होता है उसके द्वारा ये फैलता है। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग कौन सा होता है? तपेदिक होता है, हैजा होता है, मोतीझारा या फिर काली खांसी। तो दूषित भोजन से जो आपका रोग होता है वो हैजा होता है। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। मोतीझारा जो होता है आपका टाइफाइड होता है, ठीक है। मोतीझारा को टाइफाइड भी कहा जाता है, और ये किसके द्वारा होता है? तो ये साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है आपका मोतीझारा। और ये जो तपेदिक होता है इसको किस किस नाम से जाना जाता है? इसको क्षय रोग भी कहा जाता है, इसको टीबी भी कहा जाता है। और इसमें बीसीजी का टीका लगाया जाता है जो जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि जन्म के बाद जो सबसे पहला टीका लगता है वह कौन सा लगता है? तो वो आपका बीसीजी का लगता है। और किस रोग में रक्षा करता है? तो तपेदिक यानी कि क्षय रोग के निवारण के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक कौन से होते हैं? भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक परजीवी होते हैं। तो यहाँ पर आपका ए आंसर इज राइट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर पूछता कि भोजन को विषाक्त बनाने वाले बाह्य कारक कौन से होते हैं, तो आपका बैक्टीरिया होता है, जिसको जीवाणु बोलते हैं, विषाणु होते हैं, और आपके मोल्ड होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के बाह्य कारक होते हैं और 1 प्रकार का आंतरिक कारक होता है, ठीक है। बैक्टीरिया, मोल्ड और नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, चेचक के जीवाणु का नाम क्या है? तो चेचक के जीवाणु का नाम है वेरियोला वायरस, ठीक है। ए आंसर यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। ये जो आपका ब्रीवियो कोलेरी है ये हैजा का जीवाणु होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है ये अमीबा पेचिस होती है आपकी। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है ये अमीबा पेचिस का विषाणु होता है। और बैसिलस टाइफोसिस जो होता है तो ये आपका टाइफोसिस जो होता है आपका ये काली खांसी का जीवाणु होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने के कारण होता है अपघटक, उत्पादक या उपभोक्ता। हमारा अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जो जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है, तो जीवों की संख्या स्थिर होने का जो कारण होता है तो ये तीनों ही होते हैं। यहाँ पर डी आंसर इज राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि या शोर की इकाई है। ध्वनि और शोर की इकाई किसको माना जाता है? डेसिबल को। यानी कि ध्वनि या शोर को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। और कैलोरी क्या है? कैलोरी एक ऊर्जा की कैलोरीमीट्री, यानी कि यहाँ पर कैलोरीमीट्री अगर होता तो ऊर्जा की इकाई होती, यानी कि ऊर्जा की इकाई यानी कि ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीमीट्री के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पर्यावरण प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या है, सामाजिक रीति रिवाज है, या आधुनिकीकरण है, या तीनों। तो पर्यावरण प्रदूषित होने का तीनों ही कारण हैं, क्योंकि देखो जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है। अब जब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी फैल रहा है। आधुनिकीकरण, ये भी जो आपकी ये फैक्ट्रियाँ वगैरह चल रही हैं, वहाँ से किसी फैक्ट्री में से गंदा पानी आता है, उससे भी आपका पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। किसी से धुआं आता है तो उससे भी आपका पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। सामाजिक रीति रिवाज, जैसे हमारे धार्मिक सबके अलग अलग, हिंदुओं में अलग अलग रीति रिवाजों से विवाह आदि किए जाती हैं, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा जब हिंदू धर्म में फेरे वगैरह होते हैं तो वहाँ पर अग्नि को सुलगाया जाता है, तो उसमें से धुआं उठता है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामाजिक रीति रिवाज से भी आपका पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो यहाँ पर आपका डी आंसर इज राइट हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है जनसामान्य के धार्मिक जीवन पर, जनसामान्य की कलाओं पर,
जन सामान्य के स्वास्थ्य पर या उपयुक्त सभी पर। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से किसको प्रभावित करता है? जनसंख्या के घनत्व को, यातायात के साधनों को, खान पान को या उपयुक्त सभी को। तो उपयुक्त सभी को ही प्राकृतिक पर्यावरण आपका प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। 21 का डी आंसर इस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गैस यानी संक्रामक है ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर फिनाइल। तो यहाँ पर आपका ब्लीचिंग पाउडर जो है ये गैस यानी संक्रामक है। ए आंसर इस राइट हो जाएगा। गैस यानी संक्रामक की यहाँ पर बात कर रहा है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर नहीं, सॉरी यहाँ पर आप बी क्लोरीन जो है आपका गैस यानी संक्रामक है। क्लोरीन बी आंसर इस राइट हो जाएगा। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये क्या है? ये तालाब के पानी को शुद्ध करने का कार्य करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि तालाब के पानी को किस पदार्थ के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ये जो फिनाइल है आपका ये क्या है? इसको कार्बनिक अम्ल भी बोला जाता है। रासायनिक रूप में फिनाइल को कार्बनिक अम्ल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोतीजारा यानी कि टाइफाइड का संक्रमण काल कितना होता है? तो टाइफाइड का जो संक्रमण काल होता है वो 7 से 21 डेज होता है। सी आंसर यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। मोतीजारा टाइफाइड यानी कि ये जीवाणु है या विषाणु? तो ये जीवाणु के द्वारा होता है। कौन से जीवाणु के द्वारा होता है? तो ये आपका साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा आपका टाइफाइड होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो टाइफाइड से प्रभावित अंग आपका बड़ी आंत होती हैं। ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ। अतिसार किस ऋतु में अधिक फैलता है? अतिसार किसको कहा जाता है? वर्षा में, शीत में, गर्मी में या तीनों में? तो अतिसार जो आपका फैलता है वो वर्षा में अधिक फैलता है। ए आंसर इस राइट हो जाएगा। मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है डीडीटी का, ब्लीचिंग पाउडर का, आयोडीन का, इनमें से कोई नहीं। तो मक्खियों को नष्ट करने के लिए डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। ये आंसर इस राइट हो जाएगा। हैजा रोग कहाँ पर फैलता है? गर्मियों में, सर्दियों में, तीर्थ स्थानों तथा मेलों पर या इनमें से कोई नहीं। तो हैजा रोग जो आपका फैलता है तीर्थ स्थानों तथा मेले में फैलता है। सी आंसर इस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाना चाहिए? टाइफाइड में पौष्टिक तथा गरिष्ठ, हल्का तथा सुपाच्य, मिर्च मसालेदार या इनमें से कोई नहीं। तो टाइफाइड में हल्का तथा सुपाच्य यानी कि बी आंसर इस राइट हो जाएगा। आहार देना चाहिए। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं खाने के सोडे से, ब्लीचिंग पाउडर से, खाने का नमक से या चूने से। तो जल की अस्थायी कठोरता को चूने के द्वारा दूर किया जाता है। डी आंसर इज राइट हो जाएगा। जल की कठोरता को कितने प्रकार से दूर किया जाता है? जल की कठोरता को 2 प्रकार से दूर किया जाता है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं, सोडा, नमक, चूना। तो यहाँ पर देखो अभी पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि आपका उबालना है। ए आंसर इस राइट हो जाएगा। जल की कठोरता का कारण क्या है? जल में क्लोरीन गैस का पाया जाना, जल में तैरने वाली अशुद्धियों का पाया जाना, जल में सोडियम क्लोराइड का पाया जाना या फिर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड तथा सल्फेट का पाया जाना। तो जल की कठोरता का कारण यही होता है, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड तथा सल्फेट का पाया जाना। डी आंसर इस राइट हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जल होता है मीठा, गंधहीन तथा रंगहीन, खारा तथा गंधहीन, स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन। सी और डी आएगा आपका मीठा, गंधहीन तथा पारदर्शी। तो यहाँ पर शुद्ध जल जो होता है आपका स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है तथा रंगहीन होता है। शुद्ध जल में आपका सी आंसर इज राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि कुएं का पानी जब हम शुद्ध करते हैं तो ऐसा क्या चीज़ है जो पानी कुएं के पानी को शुद्ध कर देता है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा कुएं के पानी को शुद्ध किया जाता है। ये आंसर इज राइट। नेक्स्ट है, जल का रासायनिक सूत्र निम्न है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? OH H2O या फिर HO2 या फिर H2O2। तो जल का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका H2O होता है, यानी कि जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और प्लस ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बना है। तो जल आपका किससे मिलकर के बना है? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 किलो चीनी का दाम 15 रुपये है, तो 4 किलो का कितना होगा? 15 से 4 को गुणा कर दीजिए, 15 चौक 60, यानी कि सी आंसर इज राइट हो जाएगा आपका। एक कार पहले घंटे में 34.3 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 56.2 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 46.73 किलोमीटर चली, तो उसने कितनी दूरी तय की? तो यहाँ पर कुल दूरी की बात कर रहा है, कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पर आप प्लस कर लीजिए, 34 और 46 को प्लस करेंगे तो कितना बैठेगा आपका? यहाँ पर 80 बैठ जाएगा, और 76, 80 और 5 कितना होता है? 50 कितना होता है? ये आपका 130, 136, और जी यहाँ पर आप इसमें ऐड कर लीजिए, 136 कहाँ पर आ रहा है? यानी कि आपका बी आंसर इज राइट हो जाएगा, 137.23 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिज्ञा अपने 2 बच्चों को मेला दिखाने ले गई। यदि एक टिकट का मूल्य 1.8 था तो 3 टिकटों का मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर 3 1 हो जाएगा, 24, तो यानी कि आपका 5.4। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 टिकट का यहाँ पर 1, अगर एक यहाँ पर आपको मतलब प्लस कर लेना है। ठीक है। 1 किलोमीटर में होते हैं कितने होते हैं? 1000 मीटर, 100 मीटर, 1000 मिमी, 100 डेसीमीटर। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। ये आंसर इस राइट हो जाएगा। 1 दर्जन केलों का मूल्य 10.8 है, तो एक केले की कीमत कितनी होगी? तो एक केले की कीमत होगी 0.940 का। ये आंसर इज राइट हो जाएगा। कालीन की सफाई करनी चाहिए कड़े ब्रश से, मोटे ब्रश से, नम ब्रश से या फूल झाड़ू से? कालीन की सफाई हमें नम ब्रश से करनी चाहिए, यानी कि सॉफ्ट ब्रश से करनी चाहिए। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। सजावट के सिद्धांत के तत्व हैं अनुपात, संतुलन, प्रभाव या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सजावट के सिद्धांत के तत्व आपके तीनों ही माने जाते हैं, तो यहाँ पर डी आंसर इज राइट हो जाएगा। अब मैं आपसे बता दूं सजावट के सिद्धांत के कितने तत्व होते हैं। तो ये 5 होते हैं। एक अनुपात होता है, संतुलन होता है, प्रभाव, बल होता है आपका, और रिदम जिसको बोलते हैं। 5 सिद्धांत होते हैं और 7 तत्व होते हैं। आपको याद रखना है 5 कौन कौन से होते हैं सजावट के सिद्धांत, और सजावट के तत्व यानी कि कला के तत्व 7 कौन कौन से होते हैं वो भी आपको याद रखना है। और 7 तत्वों का कार्य क्या होता है और 5 सिद्धांतों का कार्य क्या होता है वो सब भी आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कला से संबंधित 2 प्रश्न देखने के लिए आपको जरूर ही मिलेंगे प्रत्येक एग्जाम में। TGT PGT या UGC नेट किसी भी होम साइंस से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है वो आप उठा करके देख लीजिएगा। वहाँ आपको कला के तत्वों के या मतलब कला से संबंधित प्रश्न आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। घर की सजावट से तात्पर्य है घर में फूलदान, तस्वीरें तथा खिलौने आदि का होना, घर में कीमती सजावटी सामान का होना, या फिर कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना, या फिर कालीन तथा पर्दे आदि का अधिकाधिक प्रयोग होना। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि घर की सजावट से क्या तात्पर्य है। तो घर की सजावट से तात्पर्य है कमरों में उपयुक्त सामान का
कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। ठीक है, सजावट का तात्पर्य। नेक्स्ट आता है तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए सिरके या नींबू से, नमक व सोडा से, साबुन का पानी से या चूने से। तो तांबे की वस्तुओं को अगर हम बात साफ करेंगे तो चूने के द्वारा साफ किया जाता है। पीतल की वस्तुओं को अगर हम लोग साफ करेंगे तो सिरके तथा नींबू से साफ किया जाता है। और प्लास्टिक की वस्तुओं को अगर हम लोग साफ करेंगे तो वो साबुन तथा पानी से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पर आपका 44 का डी आंसर राइट हो जाएगा। घर में गंदगी के लिए उत्तरदायित्व होती हैं चूहे तथा छिपकलियाँ, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर या उपयुक्त सभी। तो घर में गंदगी फैलाने के लिए चारों ही उत्तरदायी होते हैं, चारों ही जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर आपका डी आंसर इज राइट हो जाएगा। अनुरूपता को निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जाता है, रेखा से, बनावट से, आकार से या उपयुक्त सभी से। अनुरूपता को तीनों के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। अनुरूपता क्या है? कला का सिद्धांत है। रेखा, आकार और बनावट क्या है? तो ये कला के तत्व हैं। ठीक है, कला के तत्वों का और सिद्धांतों का बहुत गहरा संबंध है। एक दूसरे के बिना ये अधूरे माने जाते हैं। एक दूसरे की क्रियाकलापों में ये प्रयोग होते हैं, तो इनका गहरा संबंध माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 46 का आपका डी आंसर इज राइट हो जाएगा। फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है, पानी में थोड़ी चीनी मिलाकर, पानी में थोड़ा नमक डालकर, फूलदान का धूप में रखकर या फूलदान को छाया में रखकर। तो अगर हम फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रख सकते हैं तो पानी में थोड़ा नमक डालकर, यानी कि यहाँ पर 47 का बी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह सजावटी हो, उपयोगी हो, सस्ता हो या नक्काशीदार हो। तो जब भी हम घरेलू फर्नीचर खरीदते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फर्नीचर उपयोगी हो। बी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि देखो सजावटी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपका घर तो बहुत छोटा है और आपने बहुत सुंदर सी चीज़ ले ली है, बहुत बड़ी सी चीज़ ले ली है, तो वो क्या होगा, आपके घर को मतलब सजेगा नहीं, आपके घर में वो सजेगा नहीं। क्योंकि छोटे से घर में बड़ी चीज़ आप रखोगे तो शायद उसे आप अच्छी तरीके से एडजस्ट भी ना कर पाओ। तो इसलिए घरेलू फर्नीचर में सजावटी ही माना जा सकता है। और सस्ते की अगर हम लोग बात करें, अगर आप लोग घरेलू फर्नीचर सस्ता खरीद लेते हैं और अपने घर में ले आते हैं तो हद से हद वो कितने साल चल सकता है? 5 साल, इससे ज़्यादा नहीं चलता है सस्ता फर्नीचर। ठीक है, और नक्काशीदार की अगर हम लोग बात करें कि अपनी घर तो बहुत छोटा सा है, बहुत मतलब, और फर्नीचर आपने बहुत नक्काशीदार झक्कास फर्नीचर ले लिया है ना, तो वो चीज़ भी छोटे घर में, या फिर बहुत लाइट है, या फिर घर बहुत अच्छा बना हुआ नहीं है, तो वो चीज़ें भी घर में नहीं जचती हैं। तो इसलिए अपने घर के अकॉर्डिंग ही हमें फर्नीचर खरीदना चाहिए। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि हमारे घर के अनुसार छोटा घर है, छोटा फर्नीचर है, तो वो शायद आपके घर को सजावटी बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें जितना उपयोग है, फर्नीचर ही नहीं, कोई भी वस्तु अगर आप लोग खरीद रहे हैं तो हमेशा उपयोगी के अनुसार हमें खरीदना चाहिए। जितना आपको लग रहा है कि ये मेरे को ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से हमें चीज़ों को खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 48 का बी आंसर इज राइट हो जाएगा। आपको बहुत ईजिली तरीके से शायद समझ भी आ गया होगा। यहाँ पर नेक्स्ट बात कर रहा है पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में आवश्यक है। पाश्चात्य शैली के भोजन में क्या क्या होना चाहिए? आसन तथा चौकियाँ, मेज तथा कुर्सियाँ, पटरे या दरी। तो पाश्चात्य शैली मतलब विदेशी शैली। विदेशी शैली के भोजन के कमरे में मेज तथा कुर्सियों का होना बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पर बी आंसर इज राइट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर बात करता प्राचीन शैली की, तो प्राचीन शैली में आपका आसन तथा चौकियाँ, यानी कि आसन तथा चौकियों पर बैठकर ही भोजन किया जाता था। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाता। लेकिन विदेशी शैली की बात कर रहा है, पाश्चात्य शैली की बात कर रहा है, तो बी आंसर यहाँ पर ठीक हो जाएगा।
उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है अत्यधिक मेहनत, सुंदरता, अभिरुचि तथा सौंदर्यबोध, परिवार के सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पर उत्तम गृह सज्जा के लिए अगर अनिवार्य है तो वो है परिवार के सदस्यों की संख्या। या फिर यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर डी भी देखने के लिए मिलेगा और कहीं कहीं पर अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध, यानी सुंदरता, अभिरुचि, किसी भी कार्य को करने के लिए रुचि की बहुत ज़रूरत होती है आपको। मतलब अगर आपको किसी कार्य में रुचि नहीं है तो वो कार्य आपका अच्छे ढंग से या अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आपका सी आंसर भी राइट हो सकता है। मतलब दो को यहाँ पर दोनों को ही सही माना गया है, सी को भी और डी को भी। तो आप अपने हिसाब से जहाँ आपको सी ज़्यादा दिखाई देगा तो आप सी ही लगाना। मेरे हिसाब से तो सी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर, लेकिन आयोग ने दोनों को ही सही माना है। ठीक है, तो आइए, आई होप आपको मेरा ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आई होगी। जितना भी मैंने आपको कराया है बिल्कुल करेक्ट कराया है और बहुत सही ढंग से आपको समझाया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से आने वाली सभी प्रश्नों की श्रृंखलाएँ आप तक पहुँचती रहें। और कोई भी परेशानी अगर आप लोगों को हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना मन लगा करके पढ़ाई करते रहिएगा। जहाँ पर मैं आपको कहती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों को अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। बाकी तो सारी वीडियो आपकी पड़ी ही हैं चैनल पर, आप अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं इनको और अपने घर पर बैठ कर के आराम से यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे को प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सोल्व करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल ठीक जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ आपको समझाया भी जा रहा है। और ये नहीं कि एक एक वर्ड यहाँ पर आपको समझ भी आ रहा है और एक एक वर्ड आपको शायद दिखाई भी दे रहा है ना। कहीं कहीं पर वीडियो ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ एक एक वर्ड यहाँ पर समझ भी आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, दिल लगा करके अपनी पढ़ाई कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।